Good morning everyone. Now again I am here. गोकुल दास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। हिंदी विषय के साथ कक्षा 5वीं के लिए आज हम व्याकरणगत एक कार्य शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह कि हमारे सारे बच्चों को पता होगा कि हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के लिए एक नई पुस्तक शुरू की है। अगर आप लोगों को पता हो तो पेंसिल करके एक पुस्तक आपके पास है या आई होगी इस साल में। उस पुस्तक में देखिए बेटा, पेज नंबर 163, पेज नंबर 163 पर हमारा कक्षा 5वीं का भाषा और व्याकरण शुरू होता है, जहाँ से हम आज अपना पहला पार्ट भाषा और व्याकरण शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। ध्यान दीजिए, हमारे पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण, है ना। भाषा और व्याकरण, जैसे कि हमें अपने पाठ के नाम से पता चल रहा है कि आज हम लोग जिस भाषा का इतना बहुतायत में और बड़ी आसानी से प्रयोग करते हैं, वह भाषा बनी कैसे, उसका प्रयोग करने का तरीका क्या है, उसमें कहाँ अशुद्धियाँ आ जाती है, उसे हम कैसे शुद्ध करेंगे, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ इस शब्द को लेते हैं जिसे आप लोग भाषा कहते हैं। आपके पास ये पुस्तक अवश्य होगी। देखिए, आपको इसमें पूर्णतः व्यवस्थित रूप से कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं, अर्थात हमें इसको पहले पढ़ना है और फिर समझना है। लेकिन आपको सबसे पहले मैं सिर्फ इस एक शब्द के बारे में समझाना चाहूँगी। लैंग्वेज या हिंदी में भाषा। पिछली कक्षा में हमने भाषा के संबंध में जाना कि हम अपने मन की बात दूसरों के सामने लिखकर, बोलकर कह सकते हैं, दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर जान सकते हैं। इस प्रकार हम अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान किसी न किसी भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची है कि आप अपने मुंह से जो भी अक्षर या स्वर या आवाज़ निकालते हैं तो सामने वाला उसको वैसा का वैसा ही कैसे समझ जाता है ना। आप यदि मम्मी से कहते हैं मम्मी मुझे पानी पीना है, आपको प्यास लग रही है और आप यदि अपनी मम्मी से कहते हैं मुझे पानी पीना है, तो मम्मी तुरंत आपको पानी ला कर देती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा सा डॉगी है ना, पपी है, आपके घर के बाहर कभी कभी गाय माता आती होंगी ना, गौ माता आती है, दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, दरवाजे को हिलाती नहीं है, बस वो आके खड़ी हो जाती है और आपको बहुत देर तक समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चाहती है। आप कई बार उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, हकालने की कोशिश करते हैं, चलो जाओ यहाँ से, है ना। तो उसके आपके ही घर के सामने आकर खड़े होने का क्या उद्देश्य होता है। आप उसके मन की बात नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते, याद करिए। आवाज़ तो गाय के पास भी है, आपके छोटे से पपी के पास भी आवाज़ तो भौ भौ करता है ना। गाय भी कभी कभी अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालती है। तो आपको वो चीज़ क्यों नहीं समझ में आती कि आखिर उसके मन में क्या है, वो क्या चाहती है। हाँ, अब समझ में आया, वो जानवर है। वो मुंह से आवाज़ निकालना तो जानता है, लेकिन अपने मन के भावों को शब्दों, अक्षरों, स्वरों के रूप में बताना नहीं जानता है, क्योंकि उसने तो कोई भाषा सीखी ही नहीं है। उसने सिर्फ एक ही भाषा सीखी है, प्रेम की भाषा। जिन लोगों के घर में प्रतिदिन कोई जानवर आता है ना, वो लोग धीरे धीरे उनके मन की बात को समझना
शुरू कर देते हैं या उनको समझ में आने लग जाती है कि अब ये गाय अगर मेरे दरवाजे पर आई है, इसका मतलब इसको मुझे रोटी देना है, ये भूखी है। वो आपके गेट को हिलाती भी है, कभी कभी तो वो रोटी खाने के बाद भी वहाँ खड़ी रहती है। तब आपको एहसास होता है, अरे कल इसको मैंने पानी पिलाया था, हो सकता है ये पानी पीने के लिए खड़ी हो। यानी कि भाषा की आवश्यकता या कार्य सबसे अधिक मनुष्य को पड़ता ही है। कोई भी मनुष्य बिना किसी भाषा के अपने मन के भाव किसी और को बता ही नहीं सकता है, असंभव है ना। तो सोचिए, जब इस धरती पर सबसे पहले जो मनुष्य आए थे, वो लोग अपने मन की बात सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताते होंगे, क्योंकि जैसे ही मनुष्य इस धरती पर आया, उसने अनाराम या ABCD बोलना लिखना तो नहीं सीख लिया था। वो तो जब इस धरती पर आया था तब वो खुद यहाँ के लिए नया था। याद कीजिए, थोड़ा पीछे पीछे आदि मानव के युग में हम जाते हैं। आदि मानव के युग में आप लोग गए? अभी भी आप लोग जब किसी और व्यक्ति की किसी भाषा को सुनते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है। अगर आप गुजराती हैं और आप किसी महाराष्ट्रियन व्यक्ति की बात को सुनेंगे या कोई वाक्य सुनेंगे या वो आपको पुकारेगा तो आपको समझ में ही नहीं आता है, ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? उसके मुंह से भी तो स्वर निकल रहे हैं, मुंह से आवाज़ निकल रही है ना। फिर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप ही की तरह वो एक व्यक्ति है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसकी भाषा और आपकी भाषा अलग है। ये नहीं कि समान व्यक्ति होने के बाद भी परिस्थितियां अलग होने से, भाषा अलग होने से भी आप ना तो उसको अपने मन के भाव बता सकते हैं, ना उसके मन के विचारों को जान पाते हैं। तो भाषा हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। आप इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। भाषा के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है मनुष्य के जीवन में। कैसे होगा? बिना बोले आप एक मिनट नहीं रह सकते हैं। और जब भी आप मुंह खोलते हैं तो बहुत सरल सी बात है, आपके मुंह से कुछ न कुछ शब्द निकलते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। अगर आपके मन के भाव आपको किसी को दिखाने हैं, एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ बेटा। जब आप बहुत छोटे थे, है ना, 2 साल के, 3 साल के, जब आपको किसी भी भाषा के, यहाँ तक कि जो आप अपने घर में भाषा सुन रहे होते हैं, जो शब्द सुन रहे होते हैं, उनको बोलना आपको नहीं आता था, तब आप अपनी बात कैसे बोलते थे? थोड़ा अपने बचपन में जाइए और सोचिए। अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन भी होंगे तो आपने उनको देखा होगा, आपको तो प्यास लगी, आपने मम्मी को बोल दिया मम्मी मुझे पानी पीना है। लेकिन वो छोटा भाई बहन, वो जो 2 साल का है, 3 साल का है, उसे तो बोलना नहीं आता है, तो वो अपनी बात कैसे कहेगा कि मम्मी मुझे पानी पीना है? वो क्या करता है? वो मम्मी के पास जाता है, मम्मी के जो भी उन्होंने ड्रेस पहनी है, साड़ी है, सूट है, दुपट्टा है, उसको वो खींचता है। कई बार वो कहीं से ढूंढ के गिलास हाथ में लेकर आता है और मम्मी के पास लेकर जाता है कि ये मुझे चाहिए। मम्मी जान जाती है कि ये गिलास लेकर आया है, मतलब इसको पानी पीना है ना, पानी पीना है। तो वो उनके मन के भाव को कैसे समझी? किसी इशारे के द्वारा। लेकिन अगर हमेशा के लिए मान लीजिए आप अपने शब्दों को बोलना समझ ही नहीं पाए, सीख ही नहीं पाए, आपको कभी ये समझ में नहीं आया कि मुझे मन की बात को सामने वाले से किस शब्द में, किस रूप में कहना है, तो क्या पूरी जिंदगी आपका काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। अर्थात हमारे जीवन में भाषा महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इसके बिना आप बाहर तो छोड़िए, कभी कभी खुद से भी बात नहीं कर पाते हैं। कैसे करेंगे? मन में बोला और मन में समझ लिया? नहीं, आप जो मन में भी अपने आप को समझा रहे हैं, उसके लिए भी तो आपने कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ वाक्य, कोई एक भाषा प्रयोग अवश्य की है। तो भाषा हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें आनी चाहिए, और वो भी सही तरीके से आनी चाहिए। मैं फिर से भाषा की एक सरल सी परिभाषा आपके सामने दोहरा रही हूँ, है ना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, भाषा वह माध्यम
है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को आदान प्रदान करते हैं। चलिए, अब ये परिभाषा हमने लिख ली है। अब इस परिभाषा के द्वारा ही हम पुनः भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने आपसे कहा भाषा वह माध्यम, माध्यम मतलब तरीका, मीडियम। आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपनी हर बात कहने के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने सारे वाक्य जो है वो अंग्रेजी में बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम या हिंदी माध्यम के विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप अपने सारे वाक्य, सारे शब्द, अपने मन के सारे भाव या विचार हिंदी भाषा में या हिंदी में प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने, जिसके द्वारा मतलब जिससे, जिसके माध्यम से अपने मन के विचारों, मन में या तो विचार आते हैं या तो भाव आते हैं, का आदान प्रदान करते हैं। मैम, आदान प्रदान का मतलब क्या होता है? आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। यानी कि आपके जीवन का कोई एक ऐसा तरीका, कोई ऐसा सरल वाला तरीका जिसके द्वारा आप अपने मन में उठने वाले विचारों या अपने मन में उठने वाले भावों को किसी सामने वाले से बताते हैं, प्रकट करते हैं या उस तक पहुंचाते हैं, या उसी तरीके के द्वारा आप उसके मन की बात को समझते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाता है बेटा आदान प्रदान। विचारों को देना और विचारों को लेना। सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी ने कुछ कहा और हमने सिर्फ सुन लिया, नहीं। याद रखिए, हमेशा जब भी आप किसी की कोई बात सुनते हैं वो सीधे आपके मस्तिष्क तक जाती है। यानी उसने आपको प्रदान किया है। प्रदान करने का मतलब होता है दे देना, और दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है। एक बार उसके विचार हमारे कानों तक और कानों से हमारे मस्तिष्क तक आ गए तो फिर वो हमेशा के लिए यहीं के होके रह जाते हैं। हमने अगर किसी को कोई वस्तु दी है तो वो बात हमारे मुंह से निकल चुकी है, वो स्वर, वो शब्द, वो आवाज हमारे मुंह से निकल चुका है। अब वो सामने वाले के कानों और कानों के द्वारा उसके मस्तिष्क में जाकर रुक गया है, ठहर गया है, हमेशा के लिए उसका हो गया है। कई बार तो सिर्फ इस आदान प्रदान, और वो भी सिर्फ भाषा के आदान प्रदान के कारण ही या तो कोई हमारा मित्र बनता है या कोई हमारा शत्रु बनता है। लोगों से लड़ाइयाँ भी हमारी इस भाषा के आदान प्रदान की वजह से ही होती हैं, और लोगों से मित्रता भी इसी वजह से होती है। जब आप अपने अच्छे विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं और वो व्यक्ति उसको अच्छे तरीके से यदि ग्रहण करता है तो वो आपका मित्र बन जाता है। लेकिन यदि आप अपनी भाषा के द्वारा अपने विचारों को गलत तरीके से पेश करते हैं या गलत शब्दों के द्वारा सामने वाले तक पहुंचाते हैं या उसे प्रदान करते हैं, तो खड़े खड़े वहीं पर आपका झगड़ा शुरू हो जाता है। एक ऐसी कहावत है बेटा कि एक चुप 100 से भली होती है ना। यानी यदि आप चुप रहते हैं तो आप 1000 तरीके की परेशानियों से बच जाते हैं। यदि आपको भाषा का सही प्रयोग करना, सुंदर प्रयोग करना नहीं आता है तो आप चुप रहिए, मौन रहिए। लेकिन यदि आप अपने मन के विचारों को जैसा आपने सोचा है वैसा का वैसा ही सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो आपको भाषा का सही वाला प्रयोग करना आना चाहिए। तो भाषा हमारा वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या भावों का
अन्य लोगों से आदान प्रदान करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपकी पुस्तक में देखिए बेटा, एक चित्र आपको दिया गया है बोलकर। विचारों का आदान प्रदान कई तरीके से होता है। आपने बोला, आपके मन के भाव सामने वाले ने सुन लिए। लिखकर, आपने कोई बात अपने मन में उठी है उसे लिख दिया और सामने वाले को दे दिया, या किसी सामने वाले ने अपनी बात लिख कर यदि आपको दी। जैसे देखिए, पुस्तक वाले ने हमें लिख कर दी है ना, तो भी हमें उसकी मन की बात समझ में आ गई है, या हमारे मन की बात सामने वाले को समझ में आ जाती है। फिर एक होता है सुनकर। हम यदि कह रहे हैं या कोई उसे सुन रहा है या किसी और ने कहा और हमने सुना, तो सुनकर भी हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों के मन की बात को ले सकते हैं। या जैसे यहाँ पर देखिए, रेडियो चल रहा है। रेडियो में से भी जो शब्द निकलते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक मशीन बोल रही है, लेकिन हम उन अच्छी बातों को, उन अच्छे विचारों को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो सुनकर भी मन के विचार लिए जा सकते हैं या किसी की बात को समझा जा सकता है। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी में क्या होता है, वो कैरेक्टर आपके सामने नहीं होते हैं, लेकिन आप उनके द्वारा बोले हुए संवाद को, जिस भाषा में उन्होंने बोला है, उसको वैसा सुनते हैं और समझ जाते हैं एक इशारों द्वारा। देखिए, यहाँ पे चौथा चित्र आपको दिया गया है। आपका जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कुछ कहता नहीं है। जब आप ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते हैं तो वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ अपने हाथों से अलग अलग मूवमेंट करता है और हम जान जाते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। लाल बत्ती तो फिर भी, नीली जो आपकी हरी या पीली बत्ती होती है वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ से गुजरते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर से, वो ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों को ध्यान रखते हैं कि अगर इधर बोला है मतलब रुकना है, अगर उसने इधर वाले लोगों को कहा ये वाला इशारा, यानी इस तरफ के लोगों को अपना जो परिवहन है वो चालू रखना है, आवागमन शुरू कर देना है। अगर उसने कहा ये, मतलब वहाँ के लोगों को रुक जाना है, वहाँ से कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अपने मन के विचारों या भावों को देने और लेने के कई तरीके होते हैं और ये सारे ही तरीके भाषा कहलाते हैं। भाषा, ध्यान रखिए, शब्द कठिन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को भाषा का प्रयोग करना तो आसान हो जाता है, वो दिन रात प्रयोग कर रहा है, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि आपके मुंह से ये जो भी आवाज़ निकल रही है ये क्या है, वो नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि उन्होंने जब से उसको बोलना सीखा तब उसको किसी पुस्तक के द्वारा नहीं पढ़ा था, उन्होंने अपने घर में ही उन शब्दों को, उस भाषा को सुना और उनके पीछे पीछे वो दोहराने लग गया और वो व्यक्ति भी बोलना सीख गया। तो वो कभी नहीं जान पाता कि अपने मुंह से जो वो शब्द निकाल रहा है, अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए वो जो शब्द प्रयोग कर रहा है या जो तरीका प्रयोग कर रहा है, वो भाषा है। भाषा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, ये भी ध्यान रखिए। बहुत एक सरल सा उदाहरण बताते हैं हम जब हिंदी बोल रहे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको हिंदी भाषा बहुत सरल लगती है और हिंदी भाषा में अपने मन की बात कहना भी बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे मैं उन्हें कहती हूँ ना कि अपनी बात अंग्रेजी में कहो, रिपीट इन इंग्लिश, वो बच्चा क्या होता है, वहीं के वहीं पर सुन्न हो जाता है, चुप हो जाता है, उसको वही वाला मन का भाव अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है ना? क्यों नहीं आता है? वो इसलिए क्योंकि उसने बचपन से अपनी हिंदी भाषा को सुना है, पढ़ा है, देखा है, लोगों को बोलते हुए समझा है, तो उसके लिए वह भाषा प्रयोग करना बहुत सरल होता है। उस भाषा में अपने मन के विचार प्रकट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जैसे ही उसे कहा जाता है कि नहीं, अब आपको ये दूसरी वाली भाषा में अपने मन की बात कहना है, तो वो वहाँ पर क्यों अटक जाता है?
क्योंकि उसे उस दूसरी भाषा के शब्दों का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो वो पता है कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अपने मन में जो फीलिंग्स उठ रही हैं, भाव उठ रहे हैं, उनके लिए उस भाषा का कौन सा वाला शब्द सही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहने कुछ जाऊं और सामने वाला उसका अर्थ कुछ और समझ जाए। तो इस तरह हम पढ़ते हैं कि भाषा जो होती है वो हमारे मन के विचारों को प्रकट करने का सबसे आसान तरीका है। आप पूरी जिंदगी एक जानवर की तरह या एक छोटे बच्चे की तरह इशारों से अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने इशारा किया, ये है ना, हो सकता है सामने वाला उसको इसका अर्थ जाना लगाए या कोई उसको आना भी लगा सकता है, क्योंकि वो तो आपको अच्छे से नहीं जानता है। मैंने कहा ये, अगर कोई समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब होता है रुकना, और अगर कोई और जो मुझे नहीं जानता होगा वो क्या समझेगा कि मैं उसे थप्पड़ दिखा रही हूँ, चाटा दिखा रही हूँ, वो तो उसको गलत समझ लेगा और वो तो मेरा दुश्मन बन जाएगा, जबकि मैंने तो उसको थोड़ी देर ठहरने के लिए बोला है। लेकिन अगर मैं अपने मुख से सिर्फ इतना कह दूँ कि थोड़ी देर रुको, तो मेरे मन की जो बात है वो सामने वाले व्यक्ति तक सीधे सीधे और सही रूप में जाएगी, है ना। तो इस तरह से अब हम भाषा के प्रकार पढ़ेंगे। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं बेटा। 3 कौन कौन से होते हैं देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। एक बच्चा माइक के सामने कुछ कह रहा है, टीचर छात्रों के सामने कुछ कह रही है, समझा रही है। एक नेताजी हैं जो माइक लेकर खड़े हैं और भाषण दे रहे हैं। हाँ, अब हम फिर से यहाँ पर आपके लिए कुछ लिख रहे हैं। भाषा के रूप। पहला है आपका भाषा के रूप में मौखिक भाषा, है ना। इसके 3 रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। भाषा के 3 रूप होते हैं। रूप यानी डिफरेंसेस या प्रकार या टाइप्स, ठीक है। मौखिक भाषा पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है बेटा सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब इसके 3 रूप में से पहला रूप है मौखिक भाषा। कौन सा है? मौखिक भाषा। सबसे सरल वाला रूप। किसी भी भाषा को यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है मौखिक। मौखिक जिस भाषा के माध्यम से हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरे के विचारों को समझते हैं। परिभाषा हम लिख रहे हैं यहाँ पर, भाषा के माध्यम से, जिस भाषा के माध्यम से हम, आपकी पुस्तक में भी ये परिभाषा लिखी गई है बेटा, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा सुनकर
दूसरों के विचारों को समझते हैं। वह मौखिक भाषा कहलाती है। एक बार सभी छात्र इस परिभाषा को अपने मन में दोहराएंगे। ठीक है बेटा, अब हम मौखिक भाषा को समझते हैं। पहले तो जैसा कि हमने कहा कि मौखिक भाषा जो है वो भाषा का सबसे सरल वाला रूप है, जिसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से अपने मन की बात या तो सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं या सामने वाले या दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। सबसे सरल, आप किसी के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, है ना, आप किसी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं या कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप चुपचाप उसकी बात को सुन रहे हैं, तो ये तरीका हुआ मौखिक। मौखिक में फिर ये भी होता है कि आपके पास कोई जानवर है, वो भी जब अपने मुंह से कोई आवाज़ निकालता है तो हमारे लिए ये जानना आसान हो जाता है कि आखिर वो क्या चाहता है। कई बार शांत बैठा हुआ जानवर खतरनाक होता है, लेकिन अगर कोई कुत्ता भौंक रहा होता है ना, तो हमें ये तो पता चल ही जाता है कि ये गुस्से में है या ये सिर्फ आदतन चिल्ला रहा है। तब हमें उसके साथ व्यवहार करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। लेकिन अगर वह बहुत शांति से बैठा है तो देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे या कई बार बड़े इंसान भी सोचते रहते हैं कि मैं इसके पास से गुजरूँ या नहीं, इसके पास से निकलूँ या नहीं, पता नहीं ये शांति से बैठा तो है, कहीं ये मेरे ऊपर आ न जाए या ये कहीं मुझे काट न ले। क्योंकि वो आवाज़ कर रहा है तो आपको ये तो पता है कि इसके मन में कुछ चल रहा है, या तो ये आपको देख के डर रहा है या ये आपको डरा रहा है। यानी मौखिक भाषा, यदि मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो वो सबसे सरल होता है व्यक्ति को जानने के लिए। बहुत आसानी से उसके मन के भावों को और विचारों को जाना जा सकता है। ठीक है, ये है हमारी पहली मौखिक भाषा। सभी बच्चे छात्र इसे अपनी रफ कॉपी में एक बार अवश्य लिखेंगे। वैसे तो ये परिभाषा आपकी पुस्तक में भी दी गई है, लेकिन फिर भी हम लिखने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि जब आप शब्दों को या किसी भी वाक्य को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा आप उस साथ में बोलते भी जाते हैं। इससे आपकी श्रवण शक्ति के साथ साथ आपकी लेखन की गति भी तेज होती है और स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है। तो सभी बच्चे इसे अपनी रफ कॉपी में अवश्य लिखेंगे। इसके पश्चात देखिए पेज नंबर 164, 3 रूप में से अब उसका हम सेकंड वाला रूप लिख रहे हैं। दूसरे नंबर वाला रूप है लिखित भाषा।
ठीक है। लिखित भाषा भी सरल ही होती है, बस मौखिक भाषा और लिखित भाषा में एक ही अंतर होता है बेटा। देखिए, यहाँ पर एक डॉक्टर है जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं आपके लिए, दवाई का पर्चा। एक बच्चा है जो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहा है। एक कार्यालय में बैठे हुए कोई अधिकारी हैं जो अपनी फाइल्स में लिख रहे हैं, कुछ जरूरी कागजात हैं उनके पास। ये तीनों लिखने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप शायद देख रहे हैं कि हमारी जो पुस्तक है इसमें भी लिखा हुआ है। सुबह सुबह आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर को जिसने लिखा है, जिसने उसमें जानकारियाँ इकट्ठी करी हैं, वो स्वयं उसमें से नहीं बोलता है। उसमें क्या होता है, उसने वो सारी जानकारी लिख दी है और अपने मन के विचार लिखकर आप तक पहुंचा दिए हैं, और अब आप उनको पढ़कर समझ रहे होते हैं। तो इसकी एक सरल सी परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं। जिस भाषा के माध्यम से, जिस भाषा के माध्यम से हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तथा पढ़कर दूसरे के विचारों को समझते हैं, वह कौन सी कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। वह लिखित भाषा कहलाती है। चलिए, बहुत आसान तरीका। अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या दूसरों के विचारों को अपने तक लाने के लिए हम लिख कर या पढ़कर जो तरीका अपनाते हैं वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी आपने बोला कुछ नहीं है, हमने कागज और पेन लिया और कुछ लिख दिया और सामने वाले को वो कागज दे दिया, तो आप वहां नहीं भी होते हैं ना, तब भी वह व्यक्ति आपकी बात को समझ जाता है। और कई बार तो लिखित भाषा जो होती है वो ज़्यादा यूजफुल होती है, लाभदायक होती है। कैसे? कही हुई बात हो सकता है कुछ समय के बाद हमारे दिमाग से निकल जाए, हम भूल जाएं, लेकिन यदि कोई बात, कोई विचार लिखा हुआ है तो वो लंबे समय तक हमारे पास रहता है और हम जब चाहें उसको वापस से पढ़कर अपने मन में ला सकते हैं। कभी कभी लिखित भाषा का जो रूप है वो हमारे लिए साक्ष्य का काम करता है। कैसे? बहुत सीधी सी बात, आप लोगों ने सुना होगा, कोर्ट होती है ना, अदालत, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर लिखी हुई चीज़ ज़्यादा मानी जाती है ना। अगर मान लीजिए आपने अपने मित्र से 100 रुपये उधार लिए या आपके मित्र ने आपसे 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, मैंने कहा कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे उधार दे दो। तो चूँकि मैं आपकी मित्र हूँ या वो आपका मित्र है तो आपने 100 रुपये तो दे दिए, और मान लीजिए मैंने कहा ठीक है मैं 10 दिन बाद आपको लौटा दूँगी। आपने मेरा भरोसा कर लिया, मौखिक भाषा, मुँह से बोला है,
मुझे पैसे चाहिए, आपने पैसे दे दिए और मैंने बोल दिया कि मैं 10 दिन बाद पैसे लौटा दूंगी। सब कुछ कैसा हुआ? मौखिक हुआ। लेकिन रुपए तो लिए दिए गए ना। आपने रुपए मुझे दिए, मैंने लिए। आपने सुना, मैंने कहा और आपने सुना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 10 दिन के बाद मैं आपके पैसे लौटाऊं ही नहीं, तब आप क्या करोगे? अरे नहीं, आपने बोला था कि 10 दिन के बाद आप मेरे पैसे लौटा दोगे। मैंने कब बोला? आपने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड की थी क्या? आपके पास यहाँ बताओ किसी ने मेरी आवाज़ सुनी है क्या? यहाँ एटमॉस्फेयर में मेरी आवाज़ गूंज रही है क्या कि मैं 10 दिन के बाद आपके पैसे दूंगी? मौखिक भाषा है, बदली जा सकती है, क्योंकि मुंह तो हमारा है ना। इसमें से निकलने वाले शब्द हमारे मन के होते हैं। हमारे मन के भाव जैसे निकलेंगे हम वैसे शब्द बोलते हैं। हम जब चाहें तब किसी को सहमत करने के लिए अच्छे शब्द बोल देते हैं। प्लीज़ मुझे दे दो, मैं 10 दिन बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। 10 दिन के बाद मेरे मन के विचार बदल गए हैं तो मैं क्या कह दूंगी? मैंने आपसे पैसे उधार ही नहीं लिए, मैंने कब बोला मैं पैसे दूंगा? याद करिए, कक्षा चौथी में आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, गेंदालाल और साहूकार की, 100 के 60। कक्षा 5वीं के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने पिछली कक्षा में ये कहानी अवश्य पढ़ी होगी। उसमें याद आया क्या हुआ था? गेंदालाल ने साहूकार से पैसे उधार लिए थे और बाद में वो मुकर गया। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि मैं दूंगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर लेन देन करते समय मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ था, यानी सिर्फ बोला गया और सुना गया। अगर वहां पर लिखित भाषा होती, लिखित भाषा का प्रयोग मतलब अगर लिखा होता और बाकायदा वहां पर जो गेंदालाल था उसके अगर सिग्नेचर होते, या जैसे आपने मुझे जब रुपए उधार दिए होते, आपने अगर एक कागज में लिखा होता कि आज इस तारीख को मेरा यह मित्र, इसका नाम ये है, मुझसे इतने रुपए उधार ले रहा है, और फिर नीचे अगर मैं अपनी साइन करके देती, अपने हस्ताक्षर करती, आपने अगर मेरे सिग्नेचर लिए होते, तो पता है क्या होता? आपके पास वो एक प्रूफ हो जाता कि देखो ये आपकी साइन है, आपकी लिखित भाषा है, यानी कि आप कबूल करते हैं। आप इस बात से मुकर नहीं सकते कि आपने मुझसे पैसे लिए हैं। अगर नहीं लिए होते तो आपने इस लाइन को पढ़कर यहाँ नीचे साइन नहीं की होती। तो लिखित भाषा कभी कभी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। जैसे ये पुस्तक, ये लिखित भाषा का ही एक रूप है। लिखने वाले ने इसे एक बार लिख दी है। अब इस पुस्तक को सालों साल तक जितने भी लोग पढ़ेंगे वो इसमें लिखे हुए ज्ञान से फायदा उठाएंगे। वो इसमें लिखी हुई बातों को समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने प्रतिदिन के जीवन में उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह लिखित भाषा जो होती है बेटा, वो मौखिक के अपेक्षा कठिन अवश्य होती है, किंतु उससे कहीं अधिक फायदेमंद होती है। मैम कठिन कैसे होती है? ऐसे होती है कि मौखिक भाषा यानी सिर्फ बोलना है। जब आप छोटी कक्षा में होते हैं ना, तो याद कीजिए आपको क्लास टीचर पहले रीडिंग सिखाती हैं। रीडिंग क्यों? बोलना तो आप सीख कर आए थे, मन की बात तो आपको बोलना आ जाती थी कि मैम मुझे पानी पीने जाना है। कविताएं सिखाती थी, है ना, ओरली सिखाते हैं। याद कीजिए, एक्सप्रेशन देती है मैडम और बोलती जाती हैं और आप उनको दोहराते जाते हैं। बहुत आसानी से आप कविताएं, कहानियाँ सीख जाते हैं। मौखिक है। लेकिन जैसे ही आप बड़ी कक्षा में जाते हैं या उसी अवस्था में अगर टीचर ने कहा कि चलो आपने जो पोएम बोली है उसको लिख कर दिखाओ, हमें पता ही नहीं, हम अनार का बोल तो रहे लेकिन हमको अ बनाना ही नहीं आता है। हम बोल तो रहे हैं, हमने आपको दोहरा दिया भाषा के रूप, इसके 3 रूप होते हैं। आप 10 बार 20 बार बोलेंगे और आप इसकी परिभाषा को सीख जाएंगे, जान जाएंगे। आपके मस्तिष्क में ये चीज़ अच्छे से बैठ जाएगी कि हाँ भाषा के 3 रूप होते हैं। लेकिन आपने जो सीखा है वो आप दूसरे को सही साबित कैसे करोगे? उसके लिए आप अगर पुस्तक भी उठा लोगे ना, देखो यहाँ पे लिखा है भाषा के, वो क्या कहेगा बताओ कौन से वाक्य में लिखा है? अब आपको बोलना तो आ गया है, लेकिन ये भ है, इसमें आ की मात्रा है, ये श है, इसमें आ की मात्रा है, ये भाषा, वो जो आपने याद की ना भाषा के रूप,
लेकिन आप दिखाई नहीं पाओगे कि ये भाषा लिखा है, ये के लिखा है, ये रूप लिखा है, जब तक कि आपने भाषा का लिखित वाला रूप नहीं सीखा होगा। तो आप उसके बिना अपनी बात को सत्य कैसे बताएंगे? और सत्य बताने के लिए भाषा का दूसरा लिखित वाला रूप सीखने के लिए आपको उसको बाकायदा अक्षर ज्ञान सीखना पड़ेगा कि ये ल है, ये ई की मात्रा है, ये ख है, ई की मात्रा है, ये त है। यानी अब जब आप मौखिक से लिखित वाला रूप सीखते हैं तो आप अपने कान और दिमाग के साथ साथ अपने हाथों को भी थोड़ा सा काम देते हैं, थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बार का लिखा हुआ हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। समझने के लिए बाद तक आपके पास कोई चीज रह जाती है। तो ये था हमारा भाषा का लिखित रूप या लिखित भाषा। उसी तरह से इसका तीसरा वाला रूप है हमारे पास सांकेतिक। सांकेतिक भाषा यानी, मैं फिर बताती हूँ, हजारों साल पहले जब भाषा का मौखिक और लिखित रूप नहीं आया था, मनुष्य ने नहीं सीखा था, तब वह सिर्फ और सिर्फ भाषा के तीसरे रूप का प्रयोग अधिकतर करता था। पता है कैसे करता था? मान लीजिए जो आदिवासी लोग होते हैं ना, इनको यदि अपनी कोई बात कहनी होती थी तो इन लोगों को पहले वर्णमाला तो आती नहीं थी, अल्फाबेट भी नहीं आते थे, इनके मन में कोई डर भी होता था, कोई बात भी होती थी, तो ये अपने साथियों को कैसे बताएंगे? बताइए कैसे बताएंगे? सॉरी, थोड़ा सा हमारा जो पेन है वो लीक कर रहा है, तो उसे हम साफ कर देते हैं। तीसरा वाला रूप होता है सांकेतिक। हमने अभी कहा था लिखित और मौखिक भाषा, है ना? ये सबसे सरल वाली भाषा है। सरल कैसी? कहना नहीं पड़ता है, सिर्फ इशारा करना पड़ता है। सांकेतिक, संकेतों के द्वारा कही हुई बात या भाषा सांकेतिक होती है। मैंने अभी कहा ना कि हजारों साल पहले जब आदि मानव इस धरती पर आया था तो उसको कोई भी तरह की भाषा प्रयोग करना नहीं आती थी, लेकिन मन में भाव तो तब भी जागृत होते थे, उसके मन में विचार तब भी आते थे। सामने वाला जो उसके जैसा एक और मनुष्य होता था, उससे बात करने की जिज्ञासा होती थी, उसको अपनी बात कहने की जिज्ञासा होती थी, तो वो कैसे कहेगा? तब वो क्या करता था? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था, है ना? कैसे? अब देखिए, मान लीजिए कोई जानवर है, आक्रमण करने आ रहा है उनके ऊपर, तो उसे तो दिख गया कि हाँ जानवर आ रहा है और हमला करने वाला है, लेकिन वो अपने बाकी के साथियों को कैसे दिखाएगा कि वहां से हमको हटना है, वहां से भाग जाओ, अन्य जो जानवर हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तब वो क्या करता था? या तो ढोल पीटता था, नगाड़ा पीटता था, या बहुत तेज तेज आवाज करता था। ये सारे तरीके होते हैं आपके सांकेतिक। या तो वो किसी ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाता था और वहां से फिर क्या करता था? अपने साथियों को इशारा करता था कि भागो, जाओ यहाँ से, है ना? या फिर अगर उसे कहीं और से दिख रहा तो बोलता था कि यहाँ आओ। बोल नहीं पाता था, सिर्फ इशारा करता था। अभी हमने बताया ना जैसे ट्रैफिक सिग्नल वाला। ये देखिए, आपकी पुस्तक में बड़े आसान से 3 चित्र दिए गए हैं, है ना? एक बच्चा है और ये एक कोई व्यक्ति है जिनको बोलना नहीं आता है। कई बार जो लोग गूंगे या बहरे होते हैं वे लोग आज भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके साथ कोई कोइंसिडेंट हो गया, वो बोल नहीं सकते, लेकिन मन की बात तो उनको सामने वाले को समझाना है ना? भूख उन्हें भी लग रही है और उनको भी बोलना तो पड़ेगा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो। अब वो गूंगा बच्चा यदि है तो अपनी मम्मी को कैसे कहेगा? तो वो इशारों से बताता है, ऐसे, है ना? या फिर यहाँ पर हाथ लगा के बताता है कि मुझे खाना दो, मेरे पेट में भूख लगी है। एक होता है ये ट्रैफिक सिग्नल। ये एक यंत्र होता है जो बोलता कुछ नहीं, सिर्फ इसकी बत्तियां जो हैं रंग बदलती हैं और हम समझ जाते हैं कि हमें चलना है, रुकना है या तैयार हो जाना है। एक, जब आप बस में चढ़ते हैं कभी, टिकट वाला आता है केवल और सिर्फ क्या कहता है? टिकट के लिए खड़ा हो जाता है आके
और उसके बिना बोले आप समझ जाते हैं कि टिकट वाले अंकल जी हमारे सामने आ गए हैं और हमें क्या करना है, टिकट के पैसे देना है। बहुत आसान है ये चीज़। तो ये होती है सांकेतिक। इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं, जिस भाषा के माध्यम से हम संकेतों द्वारा या इशारों द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। व्यक्त करना यानी प्रकट करना। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, पुनः दोहरा रहे हैं हम, वह भाषा या वह तरीका जिसमें संकेतों के द्वारा हम अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह सबसे सरल तरीका है आपका सांकेतिक भाषा। एक छोटे बच्चे के द्वारा या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी भाषा नहीं जानता है, उसके संकेतों के द्वारा जब आप उसके मन की बात को समझते हैं, जानते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सांकेतिक भाषा की परिभाषा देखी। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और पुनः दोहराएंगे। इस प्रकार आज हमने क्या सीखा वो हम यहाँ पर आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे इतने सरल तरीके से समझ सकते हैं। ये है हमारी भाषा। ये होती है 3 प्रकार की। पहली मौखिक, दूसरी होती है लिखित और तीसरी होती है सांकेतिक। तो सभी बच्चे इस तरह से अपनी भाषा को अपने मस्तिष्क में याद कर लीजिए। अगली कक्षा में हम पुनः आपसे पूछेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है और अभी हमारा व्याकरण बाकी है। तो आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।